नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा मैं। और चैप्टर आपका मैं कौन सा पढ़ाने वाला हूं जहां पे अधिकतर स्टूडेंट को समस्या होता है। फार्मूला याद रखने पे आधारित है चैप्टर, लेकिन फार्मूला को कैसे याद रखें, फार्मूला बनता कैसे है, इस चीज़ पर डिस्कशन होना है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति, चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रफल और मिति से परिमिति, परिमिति बोलें या परिमाप बोलें, उस पर आधारित ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं पूरा का पूरा वीडियो कवर करने वाला हूँ, तो पूरा का पूरा वीडियो सीक्वेंस से देखते जाएंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा का पूरा आपको समझ आते रहता है तो वीडियो को लाइक किया करें, और कोई भी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें। क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, देर न करते हुए देखें क्लास में अपने पास क्या क्या है। क्षेत्रफल तथा परिमाप के क्वेश्चंस को अपने को करना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा हूँ, त्रिभुज के बारे में लिखा हूँ। त्रिभुज है पहला, दूसरा क्या लिखा हूँ मैं, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या लिखा हूँ अभी, समबाहु त्रिभुज। इसके आगे और जाएगा अभी फार्मूला। तो ये सब फार्मूला को आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला क्या क्या है और कैसे कैसे होना है। त्रिभुज का मेन फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखें आधार किसको कहा जाता है, तो ये जो B से लेकर C है वो क्या है, आधार। और A से लेकर ये आधार तक का जो दूरी कहलाता है वो क्या है, ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई। A से लेकर B एक भुजा है, B से लेकर C एक भुजा है, C से लेकर A एक भुजा है। ठीक है, AB भुजा का मान कितना मैं बोल दिया, x, BC भुजा का मान मैं क्या बोल दिया, y, और C से लेके A भुजा का मान मैं क्या बोल दिया, z। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आपका इसमें भी लागू होने वाला है, यही फार्मूला इसमें भी लागू होने वाला है, और इसी फार्मूले के आधार पर ये सब फार्मूला आया हुआ है। तो मैं बताऊँगा भी कि ये फार्मूला आया कैसे, इस चीज़ को मैं डिराइव करूँगा। मैं डिराइव तो करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको डिराइव करते नहीं बैठे रहना है, आपको फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, आधार क्या है, BC है, BC का मान क्या बोला मैं, y। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है आपके पास A से लेकर ये BC तक का दूरी, जिसको मैं h नाम दिया हूँ यहाँ पे। आधार अर्थात इसका फार्मूला क्या समझ में आया, 1/2 गुना y गुना h। ठीक है, आपको आधार दिया रहेगा प्रश्न में, ऊंचाई दिया रहेगा प्रश्न में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब देखो परिमाप का अर्थ, जब मैं वृत्त में जाऊंगा तो परिमाप को परिधि बोला जाता है। अभी आपके पास त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, या षटभुज पंचभुज, कहीं पर भी परिमाप बोला जाएगा। अब परिमाप होता क्या है एक्चुअल में, देखो आप एक पॉइंट से स्टार्ट करना, मतलब त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से आपको क्या करना है, एक चक्कर लगाना है और वापस उसी बिंदु तक पहुंचना है। चतुर्भुज रहेगा तो चतुर्भुज का कोई एक शीर्ष बिंदु ले लेना और वहां से आप एक राउंड लगाना और वहीं वापस पहुंचना, वहां पे क्या कहलाता है, परिमाप। तो A से B पहुंचा मैं, B से C पहुंचा, फिर C से A पहुंचूंगा, तब ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज का परिमाप। तो AB, A से लेकर B तक का दूरी, प्लस B से लेकर C तक का दूरी, प्लस C से लेकर A तक का दूरी, ये क्या कहलाएगा, परिमाप। A से लेकर B तक का मान कितना दिया है, x, तो यहाँ पे रखा मैं x, इसके लिए y और इसके लिए क्या है, z, तो x प्लस y प्लस z। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, x प्लस y प्लस z। अब और बात सुने, अब मान लो आपको त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। मेरे को पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अर्थात मेरे को ज़रूरत पड़ेगा आधार का और ऊंचाई का, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा। लेकिन प्रश्न में यदि आपको ऊंचाई दिया ही ना हो, प्रश्न में आपको ऊंचाई दिया ही ना हो और आपको तीनों भुजाओं का अगर मान दे दिया है, तीनों भुजाओं का अगर मान दे दिया है, देखो तीनों भुजाओं का मान क्या है, एक भुजा का मान x, एक भुजा का मान y और एक भुजा का मान z। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, √s इंटू s माइनस x, s माइनस y, s माइनस z, या आप किसके रूप में पढ़ते हो इसको अधिकतर, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c करके, जहाँ पे a b c क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं
का मान होता है, त्रिभुज की भुजाओं का मान। मैं यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं का मान क्या ले लिया हूँ, एक्स वाई जेड, इसलिए फार्मूला को एक्स वाई जेड के रूप में बोला। यहीं से मंडी उपनिरीक्षक में आपके पास एग्जाम में प्रश्न आया था, उसको भी कवर करूँगा मैं। लेकिन पूरा का पूरा जितना फार्मूला है अभी और कॉन्सेप्ट है उसको अभी सीखा जाए, उसके बाद आपको याद रखना है ना, मैं लिखा नहीं रहूँगा यहाँ पे फार्मूला, आपको इन फार्मूला को नोट करते चलना है अभी। और मैं क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करूँगा यहाँ पर, उस क्वेश्चन से पहले आपको सभी फार्मूला यहाँ पे दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा वीडियो। देखें ये किसके लिए है फार्मूला, या तो सिर्फ आपको त्रिभुज में क्या दे दिया रहे, भुजाएं दे दिया रहे और आपको क्षेत्रफल पूछे तब ये फार्मूला लगाना है। लेकिन त्रिभुज में यदि आधार भी दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यदि त्रिभुज की केवल भुजाएं दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड। इसको कौन सा फार्मूला बोला जाता है, हीरोइन फार्मूला, ठीक है, या हीरोन्स फार्मूला करके बोला जाता है। जहाँ पे एस क्या है, एस क्या है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या था, परिमाप। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर 2 से भाग लगा दूँ, मतलब कि आधा कर रहा हूँ मैं, तो वो किसका मान होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं भाग 2 कर दिया तो वो होता है मान किसका, एस का। चूंकि यह परिमाप था, परिमाप का क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, इसलिए एस को क्या बोला जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो त्रिभुज के लिए ये फार्मूला याद रखना अच्छे से। ये वाला फार्मूला मेन रूप से किस में लागू होता है, विषम बाहु त्रिभुज दे देता है तब। तो तीसरा के बाद मैं चौथा डाल सकता हूँ, क्या चीज़, चौथा बोल सकता हूँ मैं प्रकार त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी विषम बाहु मतलब कि होता है भुजा, ऐसा त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल बोला जाता है इसको। विषम त्रिभुज मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, समान ना हो, वहाँ पे ये फार्मूला लग सकता है। समबाहु त्रिभुज में भी लगाना चाहते हैं तो भी लग सकता है, समद्विबाहु में भी लगाना चाहें तो भी लग सकता है। लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए आपको तीनों भुजाओं का मान पता रहना चाहिए, या तो तीनों भुजाओं का मान पता रहे, या प्रश्न में आपको क्या कर दे, तीनों भुजाओं का मान निकालने के लिए एक हिंट दे दिया जाए, तब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो त्रिभुज का बेसिक फार्मूला बिल्कुल दिमाग में रखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का परिमाप एक राउंड लगाना है, अर्थात एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहीं एक्स की जगह मैं ए बी सी लिख देता तो यही फार्मूला क्या बन जाता आपका, ए प्लस बी प्लस सी का रूप। अगर सिर्फ भुजाएं दे दिया रहे तो अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड। तो एस इक्वस टू क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 है ना। एस मतलब कि अर्ध परिमाप के लिए फार्मूला है ये, और ये क्या है, उसके क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है। तो अब यहाँ पे ज़बरदस्ती का कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, सर दो फार्मूला क्यों हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, दो फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई एग्ज़ाम में आपको डाटा क्या दिया है उसके आधार पे इन दोनों फार्मूला में से कोई एक को यूज़ करना है। अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया है तो इस फार्मूले के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, इसी फार्मूला को लगाओ आंसर पाओ क्षेत्रफल का। यदि आपको ऊंचाई नहीं दिया है, सिर्फ त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस फार्मूले को लगाने के लिए आपको एस का मान निकालना पड़ेगा, एस का मान निकालने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला ही है ये, लेकिन फार्मूला निकलता कैसे है, ये बेसिक फार्मूला तो याद रखना है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में जाऊंगा तो वो निकलेगा कैसे, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। देखें आगे समद्विबाहु त्रिभुज, आपको नोट करते जाएं, यहाँ पे जितना भी मैं लिखा हूँ इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लेकर आप पहले नोट करें। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो मेरे को तो याद है ये सब फार्मूला, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं है तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना समझ में आए आपको। इसलिए पूरा का पूरा 1 बाई 1 जैसे वीडियो आते जाएगा, जहाँ जहाँ पे फार्मूला बताते जाऊँगा मैं, आपको फार्मूला नोट करते जाना है और उस फार्मूले को याद रखना है अभी, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रश्न कन्फर्म है यहाँ से आएगा ही आएगा, हर बार कहीं पर भी जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स का सिलेबस दिया है, मैथ्स का पोर्शन है उसमें, मतलब कि यहाँ से प्रश्न आना है क्षेत्रफल तथा परिमिति से, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर रहेगा आपके पास आयतन, लेकिन इसी चैप्टर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, अच्छे से वीडियो को देखते रहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता हूँ मैं, तो देखो अभी मैं इस फार्मूले को मिटाने वाला हूँ ना मैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लिखा हूँ, समबाहु त्रिभुज का लिखा हूँ, लेकिन ये आया कैसे ये फार्मूला, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। आप ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज के प्रकार दिख रहा है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और ये विषमबाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज में ये वाला हीरोन्स फार्मूला लगेगा, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला लगेगा जो कि यहाँ पे दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इधर को मैं मिटाने वाला हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखें एक बार। देखें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखें एक बार। समद्विबाहु त्रिभुज बोलने का मतलब क्या है, समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, बाहु, बाहु मतलब कि भुजा, कितने भुजा, तो द्वि मतलब कि दो भुजा, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा क्या हो, समान हो, कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं दिया एक त्रिभुज दिया आपको ABC, उसका एक भुजा का मान x है और दूसरे भुजा का भी मान क्या दे दिया, x, तीसरे भुजा का मान y है ना, तीसरे भुजा का मान क्या है, y। तो A से लेकर ये BC पे एक लंब डालूंगा, ठीक है, 90 डिग्री, तो वहाँ पे मिला मेरे को पॉइंट D। चूँकि यह x था, ये x था, इसलिए B से लेकर D तक जितना दूरी होगा उतना ही C से लेकर D तक दूरी होगा। टोटल B से लेकर C मैं बोला हूँ y, टोटल B से लेकर C तक क्या बोला हूँ y, इसलिए B से लेकर D तक हो गया y का आधा, C से D तक हो गया y का आधा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, और ये आपका जब ज्यामिति वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल थीटा, ये आपका वहाँ पे काम आता है। तो क्या क्या बातें समझ में आएगा देखना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान, और जिन दो भुजाएं समान होती हैं उसके अलावा जो तीसरा भुजा है, तो तीसरा भुजा समान भुजाओं से समान कोण बनाता है। देखो ये तीसरा भुजा BC AB भुजा से थीटा कोण बनाया, तो यही BC भुजा AC भुजा से थीटा कोण ही बनाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखें। अगर यहाँ पे आपको बोल दे कि ये 30 डिग्री है तो आप आंख मूंद कर भी बोलेंगे यहाँ पे 30 डिग्री होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। क्या क्या समझ में आ रहा है इसका। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हूँ मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बोला ना अभी कि ये सब क्या है, त्रिभुज के बच्चे लोग ही हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार ही है क्या, ये y है ना, आधार गुना ऊंचाई मतलब कि h। तो ये तो बेसिक फार्मूला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का, आधार गुना ऊंचाई। इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लो आपको ऊंचाई नहीं दिया है, आपको पूरा भुजाओं का मान दिया है, तो आप आंख मूंद कर किस में जाएं, आप हीरोन्स फार्मूला में, ठीक है, √s × s - a वाले में। देखें तो फिर ये फार्मूला आया कैसे है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेसिक फार्मूला अपने को दिमाग में रखना है कि हाफ इंटू क्या होता है, आपके पास आधार गुना ऊंचाई होगा। ये यहाँ से h का वैल्यू, हाइट का वैल्यू, अगर हाइट के लिए फार्मूला सोचूं मैं तो उसके लिए क्या बनेगा, 1/2 √4x² + y²। तो ये बना कैसे, उस चीज़ को देखना है तो थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर a से लेकर DC, ADC की बात कर लो या फिर ADB की बात कर लें। ये क्या दिख रहा है अपने को, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और जब भी समकोण त्रिभुज की बात आया मतलब कि उसमें क्या लगने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो एक बार ये बना दिया मैं एक समकोण त्रिभुज जो कि आपके पास इस डायग्राम में दिया है। ये D से लेकर C तक कितना है, y/2, A से लेकर D तक कितना है, h, और A से लेकर C तक कितना है, x। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार y/2 का वर्ग, ठीक है। अपने को किसका वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए ना, h का फार्मूला लिखा हूँ मैं यहाँ पे इसलिए। अब यहाँ पे h का फार्मूला लिखा हूँ तो ये क्या होगा, h², इसको इस पर फेंकना पड़ेगा क्योंकि h का वैल्यू चाहिए, तो h के वैल्यू को एक तरफ रखना पड़ेगा। तो = x² के तरफ कौन आ जाएगा, माइनस, ये क्या है y² और ये 2 का घात 2 मतलब कि 4, तो y²/4, ठीक है। पक्षांतर वगैरह किए तो किसका वैल्यू चाहिए अपने को, h का वैल्यू। तो h का वैल्यू चाहिए तो h का घात क्या दिख रहा है, 2। तो अगर वह 2 उस पार गया तो उनको क्या पहनाएगा, टोपी। क्या है इधर, x² - y² / 4। तो h का फार्मूला ये बन गया। अर्थात अपने को बात क्या समझ में आया, इधर को देखने से h क्या होगा, टोपी पहनाएगा किसको, x² को प्लस
वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को ना, ये 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब और देखें बात यहाँ पे देखो फार्मूला जो लिखा 1/2 कैसे निकला, या तो 1/2 के रूप में फार्मूला बनाओ या तो फिर ऐसे ही रहने दे, ठीक है। अच्छा एक तो गलती हुआ, -y²/4। अच्छा किसका वैल्यू बोल रहे हैं हम लोग, एक मिनट ना, यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया, इतना लंब का वर्ग, तो h² x² माइनस y²/4 इक्वल्स टू क्या हो गया h²। यहाँ से h का वैल्यू क्या निकल रहा है अपने पास, √x² माइनस y²/4, अर्थात यहाँ पे अभी गलती है, प्लस की जगह में क्या होना है, अभी माइनस होना है, ठीक है। अब समझे बात को, यहाँ पे क्या है 4, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक काम कर लो, अगर मैं 4 का इसमें गुना कर दूँ, 4 का गुना कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 4 का गुना h इक्वल्स टू, इसका रूप ला रहा हूँ ना मैं, इस फार्मूले का रूप ला रहा हूँ, या फिर ऐसे कर लो 4 का गुना ऐसे तिर्यक गुना होगा इसमें, तो 4x² माइनस y² बटे में 4, ठीक है। अब ये 4 क्या है, वर्गमूल 4 है ना, 4 बाहर निकलेगा और नीचे में है ना वो, तो 4 बाहर निकलेगा 2 बनेगा, लेकिन वो नीचे में है इसलिए वो क्या है 1/2, या ये बोला जा सकता है कि अंदर में ये 1/4 है, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 1/2 बनेगा, 1/2 √4x² माइनस y²। तो देखें ये फार्मूला आगे आपके पास, मैं फार्मूले में प्लस कर दिया था, एक्चुअल में क्या है ये माइनस है। अब ये आया, या तो इसको डायरेक्ट याद रखें, या तो इसको डायरेक्ट याद रखें कि h का मान क्या होता है 1/2 और इसका 4x² माइनस y² ऐसे करके, या फिर आप डायरेक्ट इसके थ्रू जा सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर आपको h का मान निकालने बोल दिया तो। अब ऐसे करोगे तो हो सकता है आपको टाइम लगेगा, या तो जल्दी कैलकुलेशन आपका बैठता है तो बिल्कुल इससे जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या करें इस फार्मूले को याद रखें कि हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है 1/2 √4x² माइनस y²। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज में ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाओं का लंबाई समान रहने वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इसका भुजा a है, इसका भुजा का लंबाई a है, ये भुजा का भी लंबाई a है। अब इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये फार्मूला, ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a² होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको भी डिराइव किया जा सकता है, अभी डिराइव करके इसको बात करेंगे, लेकिन मैं जो डिराइव करके समझा रहा हूँ वो समझेंगे तो आप, लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट क्या चीज़, इसका जो वैल्यू है उसको आपको रटना है, ठीक है, वही चीज़ अप्लाई करना है वहाँ और जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करना है। तो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि ये फार्मूला आया कैसे। देखिए डिराइव करते हैं ये फार्मूला। अपने पास क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाएं क्या होना चाहिए, समान। अब तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों भुजाओं के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो भी समान होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और तीनों कोणों को क्या होना है, समान होना है। मतलब कि ये भी कोण 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये 60 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। ये बात यहाँ पे मैं फार्मूला लिखा हूँ और इस फार्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्ज़ाम में निकालना नहीं है कि फार्मूला कैसे बना। लेकिन मान लो कल के दिन में अगर भूल गए कि ये फार्मूला क्या था तो उसको डिराइव कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को देखें। मैं एक बार फिर बना रहा हूँ इस डायग्राम को। ये आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू a है, इसका भी वैल्यू a है। अब देखो मेरे को क्षेत्रफल निकालना होता है त्रिभुज का, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार तो है a, लेकिन ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई को क्या बोल लो, यहाँ पे मैं h बोल लिया, ऊंचाई को बोल लिया h। अब देखो तीनों भुजाएं समान है ना, तीनों भुजाएं समान हैं, इसका मतलब अगर मैं h यहाँ पे करूँ तो ये बिल्कुल कितना होगा a/2, और ये पूरा का पूरा कितना है आपके पास a है, तो ये भी कितना होगा आपके पास a/2 होगा। अब यहीं से आपके पास क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा आपके पास समकोण एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इधर भी बन सकता है आपके पास समकोण त्रिभुज, तो चाहे इधर से बात कर लो चाहे इधर से। मैं किसका वैल्यू निकालने के लिए दौड़ता हूँ, एरिया का वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो एरिया का वैल्यू, एरिया इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है a,
ऊंचाई कितना है h, ठीक है, इतनी बात। अब देखो h का वैल्यू नहीं पता, या एक काम कर लिया जाए, सबसे पहले ना h का वैल्यू निकाल लिया जाए ताकि h का वैल्यू यहाँ से भी निकले, इसका ये मान निकल जाए मेरे पास, फिर h का वैल्यू मैं पुट करके क्षेत्रफल का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो h का वैल्यू निकालने के लिए देखें ये क्या दिख रहा है आपको, पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है यहाँ पे, जिसमें ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आपके पास आधार, और ये क्या है ऊंचाई। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार a/2 का वर्ग, यहाँ से a² = h², ये बनेगा a²/4। a² वाले को एक तरफ रखें तो यहाँ से a² - a²/4 = h², पक्षांतर किए, 4 का गुना करें यहाँ पे तो 4a² - a² / 4 = h²। 4a² - a² कितना हो गया, 3a²/4 = h²। चूँकि मेरे को h का वैल्यू चाहिए इसलिए ये वर्ग जो दिख रहा है स्क्वायर उसको उस पर फेंकना पड़ेगा, ये उस पर जाएगा तो टोपी पहनाएगा, टोपी पहनाएगा, किसको टोपी पहनाएगा, 3a²/4 को टोपी पहनाया तो इधर रह गया अपने पास h। अब यहाँ से देखें a² बाहर निकलेगा तो a बनेगा, 4 बाहर निकलेगा तो आपके पास 2 बनेगा, 2² है ना ये, तो अंदर में अटक जाएगा कौन, √3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे और कि अंदर में अटक गया कौन, √3, बाहर निकल लिया a, बाहर निकल लिया 4 का क्या निकलेगा 2, तो ये हो गया h का वैल्यू। h का वैल्यू आखिर क्या आया देखें, √3/2 × a। देखो मैं डिराइव कर दिया ना इसी चीज़ को, √3/2a h का वैल्यू आया करके। अब एग्ज़ाम में मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ये टाइम वेस्ट ना करें इसको निकालने में, लेकिन कल के दिन में अगर आप फार्मूला भूल गए तो कैसे कैसे निकाला जा सकता है उसका मैं तरीका बताया। अब देखें ये तो हुआ आपके पास क्या चीज़, हाइट का वैल्यू निकाल लिए। अगर मैं एरिया का वैल्यू निकालने के लिए बैठा तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, इस फार्मूले को निकालने के लिए अगर बैठा मैं तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 आधार। अब इस बार त्रिभुज का आधार लेना है ना, तो त्रिभुज का आधार क्या है, a है, त्रिभुज का आधार a गुना उसका ऊंचाई हो गया h। अभी मैंने ऊंचाई का वैल्यू निकाला था उसको पुट कर दूंगा अगर यहाँ पे तो 1/2 गुना a गुना h का वैल्यू देखें क्या लिखाया है, √3/2 × a। अब यहाँ से फिर देखें 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, a का गुना a से कितना हो गया a², मतलब कि √3/4 हुआ, √3/4 हुआ, ये a × a कितना हो गया a²। तो देखो ये भी फार्मूला निकल लिया, √3/4 a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का आवश्यकता पड़ा मेरे को, या प्रश्न में ही दे दिया ऊंचाई कितना है करके, तो h का वैल्यू क्या होता है, √3/2a। जहाँ पे a क्या है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, या ये बोल सकते हैं कि सभी भुजाएं समान हैं तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बोल सकते हैं। पेरीमीटर की बात करूंगा, परिमाप, तो फिर वही एक जगह से आपको वापस घूम कर वहीं पे आना है, तो a + a कितना हो गया 3a। अब ये समबाहु त्रिभुज हुआ। चौथा मैं लिखा था यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में आपका क्या लगने वाला है, हीरोन्स फार्मूला लगने वाला है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग है तो उनका एंगल भी अलग अलग होगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। आगे और देखें इसमें कॉन्सेप्ट, आज के क्लास में पूरा का पूरा फार्मूला है और उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। अभी इसके आगे के क्लास में इन्हीं फार्मूला पे आधारित आपको प्रश्न बताऊंगा, बहुत सारे प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, थोड़े से प्रश्न मैं कवर कर दूंगा ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे खासे प्रश्नों के साथ, प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपका काम ये रहेगा कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें और जो फार्मूला लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आप अपने से लिखें, एक जगह लिख के रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन बताऊँ, हाँ, और फार्मूला लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ फार्मूला को देख देख कर आपको हल करना है। फार्मूला मैं बता रहा हूँ उसको, फार्मूला को आप दिमाग में रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको उस पेज को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए जहाँ पे आप फार्मूला लिखे हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या है अपने पास। देखें आगे और कॉन्सेप्ट देखें। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर क्या बना है, आपके पास एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या क्या लिया हूँ मैं, स्मॉल r। त्रिभुज ए बी भुजा का वैल्यू कितना है a, BC भुजा का वैल्यू मैं दे दिया b, और CA भुजा का वैल्यू मैं दे दिया c, ठीक है। तो यदि
ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, और यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि इस त्रिभुज का जो त्रिज्या है, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना उसका जो त्रिज्या है उसका वैल्यू क्या होगा करके। तो उसके लिए फार्मूला याद रखें रास करके। अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये अंदर में बना ना त्रिभुज की, इसलिए उसको अंतःवृत्त बोलेंगे। इस अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, इस बाहर का जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल डिवाइडेड बाई S लिखूँ मैं, S मैं बताया अभी ये क्या था, S अर्ध परिमाप, मतलब कि A + B + C डिवाइडेड बाई क्या था, ये 2 था। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो। ठीक है, अच्छा अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल डाले, मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो r का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे रख दें r का वैल्यू, आपको एरिया निकल लेगा किसका, अंतःवृत्त का एरिया, अंदर में जो बने हैं वृत्त उसका। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर उनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए कोई अंतःवृत्त बनाया जाए तो उस अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या है, r = एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। ठीक है, r निकल गया तो r की सहायता से उस अंदर में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब ये तो हो गया आपके पास अंदर में बना वृत्त, उसके बारे में। अगर बाहर में बने वृत्त, अर्थात इसमें भुजाओं को टच करके बना है वृत्त, इसमें बाहर में बनाया जाता है जब वृत्त तो शीर्षों को टच करके बनता है। ये देखो ABC त्रिभुज है एक, त्रिभुज के बाहर में मैं अगर वृत्त बनाया तो इसका मान कितना हो गया, A, इसका B और इसका C, मतलब भुजा A, भुजा B और ये भुजा C। आपको इसका त्रिज्या कितना दिया है, कैपिटल R, इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल R। तो यदि मेरे को कैपिटल R का मान पता चल जाए तो इसका भी क्या निकाला जा सकता है, एरिया = इसके लिए भी क्या फार्मूला होगा, πr²। यहाँ पे कैपिटल रहेगा, यहाँ पे स्मॉल रहेगा, क्योंकि आप रेडियस यहाँ पे क्या बोले हो आप, कैपिटल R। तो एरिया निकालने के लिए πr² करना पड़ेगा, लेकिन एरिया निकालने के लिए r का वैल्यू पता रहना चाहिए। r का वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट याद रखें कि भुजाओं का गुणनफल करना है, त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल बटे में 4 गुना इस त्रिभुज ABC का एरिया लेना है। अब ये त्रिभुज विषमबाहु हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, जैसा भी है। तो आपको एरिया का फार्मूला तो उसके अनुसार से डील करना पड़ेगा। अगर समबाहु बोला है तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, √3/4 A² होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले को याद रखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं, और मैं पूरा का पूरा प्रश्नों के साथ कवर कराऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये जो फार्मूला लिखा मैं, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब थोड़ा सा बात समझें, अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल R, इसको देखो ये क्या होता है, 2/1 होता है। मैं एक बार अगर ट्राई करूँ इसको निकालने का कि R = क्या है, अपने पास इतना दिया है और स्मॉल r = इतना दिया है, तो मेरे को अगर डायरेक्ट पूछेगा ना एग्जाम में कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या है, अर्थात r/r का वैल्यू क्या है, तो 2:1 देना है। मतलब कि हमेशा परिवृत्त की त्रिज्या सेम त्रिभुज के लिए ना, परिवृत्त की त्रिज्या, अगर ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है तो ये भी अगर समबाहु त्रिभुज है तब की बात है, या ये विषमबाहु त्रिभुज है सेम भुजाओं वाला और ये भी विषमबाहु त्रिभुज है उन्हीं सेम भुजाओं वाला, तब उनके अंदर जो त्रिभुज, उनके अंदर जो वृत्त बनेगा और उसके बाहर में जो वृत्त बनेगा, तो बाहर का वृत्त और अंदर का वृत्त का रेशियो क्या होता है, तो 2/1 होता है, 2/1। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कि ये 2/1 आया कैसे, तो r/r करना है ना, तो r/r, कैपिटल R डिवाइडेड बाई R = R का वैल्यू आप क्या बोले अभी, A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अच्छा देखो सेम त्रिभुज होना है तो ये एरिया और ये एरिया क्या होने वाला है, सेम। तो ये हो गया आपके पास एरिया किसका, ABC का, या सिर्फ मैं A लिख दिए रहता हूँ अभी, 4 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई, अब इसका वैल्यू एरिया डिवाइडेड बाई S। अब S का वैल्यू क्या होता है, A + B + C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा गणित मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि ये वैल्यू आया कैसे, लेकिन ये निकालते नहीं बैठना है आपको, मैं तो डिराइव करके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ से देखिए A इंटू B
इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया, ए लिखा हूँ मतलब कि वो एरिया है, फिर ये एरिया। अब देखें ये 2 छलांग मार के किसके पास जाएगा, 2 ए के पास, तो ये बन जाएगा 2a, फिर डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। अब ये लंबा प्रोसेस है ना, इसको हल करने से आपके पास आगे क्या मिलने वाला है, इसको पूरा का पूरा हल करेंगे तो लास्ट तक जाते जाते आपको मिलने वाला है r डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू 2/1। मतलब आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का वैल्यू क्या होता है, 2/1। इसके आगे आप ड्राइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको लाने के लिए। अब सुने बात, ये तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का आपके पास रेशियो हो गया, लेकिन आपको अगर क्षेत्रफल का रेशियो बोले, क्षेत्रफल का रेशियो बोले तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर में बना ये वाला। अब देखो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो स्क्वायर को सिर्फ एक बार स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो आर डिवाइड बाई आर टोटल का स्क्वायर। आर बाई आर का वैल्यू आपने बोला था 2/1, तो यहाँ पे अगर मैं आर बाई आर का वैल्यू 2/1 रखूँ और उसके भी घात में क्या चल रहा है 2, तो 2 का घात 2 4 और 1 का घात 2 मतलब कि 1। अर्थात परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है, 4:1 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये क्लास, आपको पूरा का पूरा मैं फार्मूला बताया यहाँ पे। कहीं कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगा, अगर भूल गए फार्मूला तो ड्राइव करने का ज़रूरत पड़ा तो उसको भी बताया, लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप डायरेक्ट फार्मूला को याद रखें। वहाँ एग्ज़ाम में प्रेशर इतना रहता है, ठीक है, कि आपको ना समय नहीं रहता है कि एक्स्ट्रा चीज़ करने का नहीं रहता है। और एक तो अधिकतर जो स्टूडेंट है कितना भी पढ़ रहे हैं उन लोग का सही मतलब सिलेक्शन नहीं होने का कारण देखना क्या रहेगा, मैथ्स को पूरा का पूरा नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला करके बोलेंगे, यही कारण रहेगा देखना। और कंपटीशन हाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है कंपटीशन, इस बात का विशेष ख्याल रखें क्योंकि पोस्ट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। और ऊपर से जब 150 नंबर का होता था पहले पेपर, अब तो 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर में ना यदि कोई व्यक्ति या कोई कैंडिडेट 65 नंबर लाया भी है तो वो सिलेक्शन हो गया करके सोचेगा ना तो बेकार बात है। वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसका रैंक क्या निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे रैंक आगे पीछे हो जा रहा है 100 नंबर के कारण। अगर वो 150 नंबर का रहता, जैसे पिछले बार के में 150 नंबर का पेपर हुआ था, तो जिनका 65-70 नंबर वगैरह था उनका नाम आ गया था, लेकिन अभी सोचेंगे तो नाम आ जाएगा उतने नंबर में, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोस्ट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। तो अगर आप पोस्ट को चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को ईमानदारी से अच्छे से करें और रोज़ का रोज़, अभी 4-5 महीने हैं अपने पास एग्ज़ाम, रोज़ का रोज़ अपने को मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, तभी हो पाएगा चीज़ें। मिलेंगे अगले क्लास में जहाँ पे इन्हीं फार्मूला पे आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।